क्या इसमें जो मुस्लिम समुदाय है या दूसरे समुदाय के लोग भी भाग ले सकते हैं? शासकीय कर्मचारी ही क्यों? तो अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया है। पूरे देश में, पूरे विश्व में इस्लाम की लहर चली, तो बहुत से देशों में बहुत से लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। संघ ने ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाया कि जो मुस्लिम को लेकर जो भ्रांति है मुस्लिम आरएसएस को लेकर उसको दूर करने की कोशिश की जाए? संघ किसी को आमंत्रित नहीं करता, वो कार्य करता है और कार्य में जो आगे बढ़ते हैं, वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं राजनीतिक मुद्दा है। क्योंकि हम और आप पत्रकार हैं, बहुत करीब से देखते हैं कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए सब कुछ किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव का पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, हम आज बात करेंगे आरएसएस को लेकर और आरएसएस में जो शासकीय कर्मचारी होते हैं, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हो, उन पर जो भाग लेने का प्रतिबंध था उसको केंद्र सरकार ने हटा लिया है और इंदौर हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। आखिर क्या है ये निर्णय और जो किस तरह का ये प्रतिबंध था, क्यों कर्मचारियों पर, शासकीय कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों पे, आरएसएस के जो कार्यक्रम है उसमें भाग लेने पर प्रतिबंध था, इस पर जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार कृष्णमोहन झा साहब से, जो एक राजनीतिक समीक्षक भी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है कृष्णमोहन झा साहब हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जुबेर जी। क्या है, किस तरह का जो केंद्र सरकार ने ये जो निर्णय लिया है, जो कर्मचारी हैं, शासकीय कर्मचारी, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हों, चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हों, उनके ऊपर प्रतिबंध था आरएसएस के कार्यक्रमों में, आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर। उस पर से प्रतिबंध को खत्म किया है। किस तरह का प्रतिबंध था और ये कब से था प्रतिबंध? देखिए, ये प्रतिबंध 1958 में लगाया गया था। तत्कालीन जो केंद्र की सरकार थी, उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके निर्देशों पर ये प्रतिबंध लगा था। और आप जानते हैं कि जो आरएसएस है, 1925 में स्थापित हुआ और उसके बाद से 1948 में जब देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद उस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर से बैन हटा और हटने के बाद जिस ढंग से व्यापकता उसकी हुई, लोगों में स्वीकारोक्ति हुई और 1958 में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का, राज्य के कर्मचारियों का और जो भी अर्धशासकीय कर्मचारी थे, उन सब पे प्रतिबंध लगा दिया था। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने आपने देखा होगा कि निर्णय लिया कि अब जो है केंद्रीय कर्मचारी या शासकीय कोई भी शासकीय कर्मचारी वो संघ की शाखाओं में जा सकते हैं। अगर ये प्रतिबंध हटाया है तो इसका फिर अच्छा निर्णय है माना जा रहा है। इसका हाई कोर्ट ने भी इसका स्वागत किया है, तो फिर विपक्ष की पार्टियां जो है केंद्र सरकार के इस निर्णय का विरोध क्यों कर रही हैं? बहुत अच्छा प्रश्न जुबेर जी। आपने देखा होगा कि जो विरोध करने वाले कौन थे? जो तत्कालीन सरकार में जो लोग थे, वही इस बात का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संघ की व्यापकता और लोकप्रियता से भयभीत होकर के काम किया था। और उनको ये लगता है कि यदि ये प्रतिबंध हट गया, तो जिस ढंग से शासकीय कर्मचारी कहीं न कहीं किसी ढंग से यदि वो शाखाओं में जाते हैं, संघ की विविध गतिविधियों में जाते हैं, गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में जाते हैं, तो उसका प्रभाव जो है समाज में दिखने लगेगा और उसका बेहतर यानी संघ के प्रति एक अलग माहौल क्रिएट होगा। तो इससे विचलित होकर के इस प्रकार का विरोध कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से कांग्रेस का जो एक वोट बैंक है या विपक्षी पार्टियों का वोट बैंक है, वो एक तरीके से कर्मचारियों को लेकर किसी भी तरह का अपने आप पर एक राज समझते हैं कि शासकीय कर्मचारी किसी भी सरकार की बपौती हैं, वो राज खत्म होगा? देखिए, ये उनका मानना हो सकता है, लेकिन यदि हम आप एक पत्रकार के हैसियत से देखते हैं और हमने भी बहुत करीब से चीज़ों को देखा है, तो महसूस किया कि जो सामाजिक संगठन है, आपकी भी भावना सामाजिक कार्यों के प्रति होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति होती है। तो जो कोई भी सामाजिक कार्य होता है, तो उसमें आप बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। उसमें ये नहीं देखा जाता कि हम पत्रकार हैं कि कर्मचारी हैं। तो वो जो भावना जो थी आम व्यक्ति की, जो एक कर्मचारी की भावना थी, जो स्वयंसेवक था हमारा, तो कहीं न कहीं वो आहत हो रहा था इस बात से लेकर के। और आपने देखा कि 1966 में मैसूर कोर्ट में एक याचिका लगी थी। उसके जवाब में भी कहा गया कि संघ जो है एक सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है। इसमें जाने पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए और ये याचिकाकर्ता की जो नौकरी गई थी, उसको बहाल किया गया। इसी तरह पंजाब में भी एक घटनाक्रम सामने आया, जिसमें याचिकाकर्ता की नौकरी को बहाल किया गया था। तो कहीं न कहीं माननीय न्यायालयों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए और राष्ट्र को एक नई दिशा देने के लिए काम करता है, समाज में जागरूकता लाने के लिए कार्य करता है, समाज के शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, समाज के स्वास्थ्य को बेहतर करने का प्रयास करता है। तो ये ऐसा संगठन है जिससे हर व्यक्ति को सरलता से जुड़ाव होना चाहिए।
बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए अगर आपने कहा। और ऐसा लोग, ऐसा एक सवाल भी लोग आजकल पूछा जाता है जिससे ये निर्णय आया है कि शासकीय कर्मचारियों पर से प्रतिबंध हटाया गया है। संघ अगर एक सामाजिक संस्था है, सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, तो फिर क्या इसमें जो मुस्लिम समुदाय है या दूसरे समुदाय के लोग भी भाग ले सकते हैं? शासकीय कर्मचारी ही क्यों? मुस्लिम समुदाय को भी इनवाइट कर किया जाना चाहिए, उनको भी आमंत्रित किया जाना चाहिए इस सारे कार्यक्रमों में। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जुबेर जी, क्योंकि आपने ये प्रश्न उठाया क्योंकि ये आम धारणा बनी हुई है कि संघ केवल हिंदुओं को लेकर ही कार्य करता है। आपने देखा कि सिंध समागम बहुत बड़ा हुआ, जिसमें सर संचालक जी पिछले साल आए थे। 31 मार्च और 1 अप्रैल के बीच में कार्यक्रम हुआ था 2023 में। आपने देखा होगा कि मुस्लिम सुरक्षा मंच है, मुस्लिम रक्षा मंच है, सिखों के लिए एक मंच बना हुआ है, सिख और ईसाइयों के लिए मंच बना हुआ है। तो ऐसे तमाम तरह के फोरम बने हुए हैं। दूसरा, आपने देखा कि बहुत सारे मुस्लिम प्रचारक भी निकले हुए हैं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, संघ की शाखाओं में जा रहे हैं और अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया है। तो ये कहना कि संघ केवल एक वर्ग को साधने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसका काम राष्ट्र निर्माण है, उसके साथ जो आना चाहे, उसके विचारों से जो प्रभावित होना चाहे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, एक दौर ऐसा था कि इस्लाम से प्रभावित होकर के इस्लाम धर्म के अनुयायी हो गए थे। यानी एक दौर ऐसा आया था जब मुगल शासन था, और जब पूरे देश में, पूरे विश्व में इस्लाम की लहर चली, तो बहुत से देशों में बहुत से लोगों ने इस्लाम को कबूल किया था, क्योंकि उससे प्रभावित हो गए थे। तो इसी तरह से हम किसी व्यक्ति से, किसी समाज से, किसी सामाजिक कार्य से प्रभावित, तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि हर वर्ग का आदमी संघ के साथ जुड़ा हुआ है और संघ लगातार निरंतर उस दिशा में कार्य कर रहा है। जनाब, एक अक्सर ये सवाल पूछा जाता है और लोगों के मन में भी ये बात बहुत करती है, खास तौर से बीइंग ए मुस्लिम मैं जानना भी चाहता हूँ और भी मेरे तरह कई लोग भी जानना चाहते हैं कि अगर आरएसएस स्वयं सेवक संघ एक सामाजिक संगठन है, कल्चरल संगठन है, और लेकिन फिर क्या वजह है कि मुसलमानों में उसको लेकर एक भय का माहौल है, और संघ ने ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाया कि जो मुस्लिम्स को लेकर जो उसकी भ्रांति है मुस्लिम्स में आरएसएस को लेकर, उसको दूर करने की कोशिश की जाए? देखिए, ये भ्रांति है कि संघ ने शुरू से अपने कार्य पे ध्यान दिया। आपने देखा होगा कि संघ के बहुत ज़्यादा व्यापकता नहीं होती। संघ के लोगों का कोई, आपने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू किसी का देखा ही नहीं होगा। शुरू में एक प्रयोग किया गया था, जब मागो वैद्य जी को प्रवक्ता बनाया गया, उसके बाद फिर राम माधव जी प्रवक्ता रहे। तो ये 2-3 प्रयोग देखने को मिले हैं, और वो भी समय-समय पर, जब अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होती थी या प्रांत प्रचारक बैठक होती थी, उसके बाद निर्णय लिए जाते थे। आज भी वही व्यवस्था है। जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात करते हैं। लेकिन मैंने आपसे बताया कि जिस ढंग से संघ का विस्तार हुआ, और आपने देखा कि हर समुदाय के लोग आज प्रचारक निकले हुए हैं, हर वर्ग को इससे प्रभावित हुआ है, क्योंकि संघ किसी को आमंत्रित नहीं करता, वो अब कार्य करता है और कार्य में लोग आगे बढ़ते हैं। ये चूँकि आपको इसके लिए शाखा जाना पड़ेगा। जैसे आज आप कह रहे हैं कि आप बीइंग मुस्लिम, आप जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। आपको आपका स्वागत किया जाएगा और आप शाखा अटेंड कर सकते हैं। ऐसा है, मेरे को पता है कि संघ की एक मुस्लिम शाखा भी है जिसमें इंद्रदेश कुमार जी उसके पूरे अध्यक्ष हैं। वो हर साल रोजा अफ्तार का कार्यक्रम भी करते हैं और दूसरे कई मुस्लिम्स को लेकर मुस्लिम का कार्यक्रम भी करते हैं। इसके बावजूद मुस्लिम उतने तेजी से संघ के साथ जुड़ नहीं पा रहा, आखिर इसका कारण क्या है? जो विघटनकारी लोग हैं, जो समाज को एक नहीं देखना चाहते, वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं राजनीतिक मुद्दा देख रहे हैं, क्योंकि हम और आप पत्रकार हैं, बहुत करीब से देखते हैं कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए हर कुछ किया जाता है। तो ये माहौल हमें और आप में आज क्यों है? आज आपके ईद पे हम क्यों बधाई देते हैं और आप हमको दिवाली में क्यों बधाई देते हैं? आज आपके दुःख में, सुख में हम साथ क्यों चलते हैं? तो ये सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं जिसके साथ हम एक-दूसरे के साथ चलते हैं। लेकिन कुछ विघटनकारी लोग जो समाज में अ, अमन-चैन नहीं चाहते, यहाँ की व्यवस्थाओं को प्रभावित करना चाहते हैं, वो एक प्रकार का माहौल क्रिएट करते हैं, इस प्रकार की स्थिति, जो उसके बारे में अच्छे से जानते नहीं। जब संगठन इतने अच्छे कार्य कर रहा है और अब तो तेजी से उसकी शाखाएं भी बढ़ रही हैं और विश्वव्यापी संगठन बन चुका है। पहले भी संघ की काफ़ी शाखाएँ थी, काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, सामाजिक कार्य कर रहे थे, हर चीज़ में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते थे, समाज के हर कार्य में संघ के लोग, संघ संघ जो आरएसएस है।
फिर ऐसे कौन-सी वजह रही, ऐसे कौन से कारण रहे इसके संघ को प्रतिबंधित करना पड़ा और संघ में काम कर भाग लेने वाले संघ के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शासकीय कर्मचारियों को उनके में हिस्सेदारी करने से या भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो दौर जो था कांग्रेस का दौर था और कांग्रेस पूर्ण रूप से स्वभाव में थी क्योंकि उस समय कोई दूसरा राजनीतिक संगठन नहीं था। क्योंकि आपने देखा कि आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस में सभी लोग थे क्योंकि कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं था। और उसमें चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, इवन जो हमारे हेड डॉक्टर हेडगेवार जी भी कांग्रेस के उसमें थे। तो कहीं न कहीं सब मिल कर के काम कर रहे थे। और जब फिर कांग्रेस जब देश आज़ाद हुआ और जब सरकारें बनी, तो कांग्रेस का वर्चस्व रहा पूरे क्योंकि उसके साथ पूरी चीज़ें थी और कोई भी राजनीतिक दल स्थापित नहीं हो पाया था। यही वजह थी कि जब संघ धीरे-धीरे व्यापकता को प्राप्त कर रहा था, लोगों में लोकप्रिय हो रहा था, तो भयभीत होकर के तत्कालीन सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया। लोगों को लेकिन लेकिन शाखाओं में लेकिन जाने से रोका। जहाँ तक सवाल वही आ रहा है कि जब आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है, राजनीति से इसका दूर-दूर तक कोई सरोकार नहीं है, वो एक सामाजिक संगठन है, एक कल्चर सांस्कृतिक संगठन है, तो फिर कांग्रेस हो या दूसरी राजनीतिक पार्टी हो, उससे भाई खाने की ज़रूरत ही नहीं थी, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, उनके मन में जब आपके मन में चोर छुपा हो, तो उसको क्या कहा जा सकता है और उस समय तो आपने देखा, आपके पास कागज़ रखे हुए हैं जिसमें माननीय न्यायालयों ने इस बात को पाया कि गलत निर्णय हुआ, इस पे निर्णय इस प्रकार का नहीं लेना था और ये तो ठीक है कर्मचारियों तक और संघ पे बैन किया गया। आपने देखा कि इमरजेंसी में बैन किया, 1948 में बैन किया। तो इस प्रकार से संघ ने बहुत सारी यातनाएँ झेली, संघ के स्वयंसेवकों ने यातनाएँ झेली, लेकिन उनका जो राष्ट्र निर्माण का जो लक्ष्य था, उसमें वो आगे बढ़ते रहे और आज देखिए एक राष्ट्र में नहीं बल्कि अपितु पूरे विश्व में जो संघ है वो विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, एनजीओ है। तो जहाँ कहीं भी आपदा होती है आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न किया था कि वर्ग विशेष में ऐसा क्यों भ्रांति है? जब अभी कोरोना को लेकर के माहौल पूरा बना, तो आपने देखा होगा स्वयंसेवक पूरा काम कर रहे थे। उस समय वो किसी की जात-पात नहीं पूछ रहे थे, धर्म नहीं पूछ रहे थे। हर एक व्यक्ति के साथ थे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब साथ में मिलकर के काम कर रहे थे। तो ऐसी जो आपदाएँ आती हैं, उस समय संघ आपके साथ खड़ा था। बिल्कुल, लेकिन एक फिर वही सवाल ये आता है कि आज ये केंद्र में बीजेपी की सरकार है या संघ संघ की जो वो है बीजेपी, उसकी सरकार है, और ये बीजेपी अलायंस की सरकार है। तो आज भी उसने केंद्र सरकार ने ये प्रतिबंध हटा दिया। कल को फिर दूसरी पार्टी की सरकार आती है या जो संघ की विचारधाराओं से मेल नहीं खाता जिनका, वो पार्टी की सरकार आती है, तो फिर कल को प्रतिबंध लग जाएगा। तो कुछ ऐसा कोई इसका सॉल्यूशन या ऐसा कोई इस पूरे जो सालों से चला आ रहा है ये कि जब जिसकी सरकार एक सरकार आती है वो प्रतिबंध लगा देती है, दूसरी सरकार आती है प्रतिबंध हटा देती है। तो इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन या पूरे इसका ऐसा कुछ नहीं निकाला जा सकता कि एक निर्णय हो सके सभी संगठनों को बिठाल कर सभी लोगों को बात करके। अब इसमें तो शासकीय कर्मचारी जो है वो पिसता है कि कभी प्रतिबंध है, कभी नहीं है, तो वो अपने आप को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाता। ये निश्चित रूप से एक प्रश्न आपका है, भविष्य को देखते हुए आप एक प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन 64 साल तक ये बैन लगा था। इस 64 साल के प्रतिबंध में संघ अपनी गति से कार्य करता रहा, उसको विशेष कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये कार्य सरकारों का है, ये संगठन का नहीं है। मैं आप पे बैन कौन सरकार लगा रही है, ये सरकार तय कर रही है। ये आप तय नहीं कर रहे हैं लेकिन कि अगर मैं एक लेकिन शासकीय कर्मचारी लेकिन आप इस चीज़ को तय नहीं कर सकते। लेकिन ज़्यादा मैं एक शासकीय कर्मचारी हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं सामाजिक संगठन जो है आरएसएस है, आरएसएस के कार्यक्रम में भाग लेना चाहता हूँ। मेरी दिली इच्छा और मुझे पसंद है उसकी विचारधाराएँ, तो फिर आखिर क्यों उस पे बैन होना चाहिए? देखिए, ये तो स्वाभाविक प्रश्न है और इस पे सरकारों को सोचना चाहिए कि क्यों बैन लगना चाहिए। जब आप अंग्रेज़ों को मानते थे, अंग्रेज़ों के बनाए कानूनों को मानते थे, अंग्रेज़ों के बनाए शिक्षा पद्धति को आज तक चलाते रहे, तो फिर अंग्रेज़ों से आपने सीखा क्यों नहीं? जब ब्रिटेन में किसी भी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के लोग वो इस संगठन में शासकीय कर्मचारी जा सकता है। इवन वो तो राजनीतिक संगठनों में भी भागीदारी उनकी होती है। उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, तो हमारे यहाँ क्यों प्रतिबंध लगाया गया? ये सोचने की बात है। अब चूँकि बहुत इतिहास हो चुका है इस पे, मुझे लगता है कि अब दोबारा ऐसा साहस कोई सरकार इतनी सरलता से नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से कोई बैन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी बहुत व्यापकता हो चुकी है। ये एक आखिरी सवाल है कि शासकीय कर्मचारियों को संघ के कार्यक्रमों में और संघ के साथ के जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी उनके प्रोग्राम होते हैं, उसमें क्यों भाग लेना चाहिए और क्यों अपनी भागीदारी करनी चाहिए? देखिए, यदि वो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति
और अपने परिवार के प्रति थोड़ा भी सजग है तो उसको संघ की शाखा में जाना चाहिए। संघ में व्यक्तित्व निर्माण, राष्ट्र निर्माण का पाठ जबरदस्त ढंग से पढ़ाया जाता है। जो स्वयंसेवक हैं, आप देख सकते हैं कि देश में विभिन्न क्षेत्रों में एक अपना अलग मुकाम हासिल किए हुए हैं, क्योंकि आप जब तक के अशासकीय कर्मचारी हों, पत्रकार हों, कोई हो, जब तक कि आप वहाँ जाएंगे नहीं तो कैसे समझ पाएंगे। इसलिए आपको जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि जब विश्व में इसकी स्वीकारोक्ति है, जब विश्व इस बात को स्वीकार करने को तैयार है कि संघ विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, राष्ट्र निर्माण में, व्यक्ति निर्माण में उसकी अहम भूमिका है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई अन्य व्यक्ति इस बात को स्वीकार ना करे। कभी कर्मचारियों की तरफ से ऐसी, कभी जो शासकीय कर्मचारी संगठन है या कर्मचारी हैं, उनकी तरफ से ऐसी कभी मांग उठी कि हमें भी जो प्रतिबंध है, इस प्रतिबंध को हटाया जाना चाहिए और हमें भी संघ के कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा 1966 में मैसूर में एक जो डिसीजन आया था, वो इसी बात से था। याचिका लगी, याचिकाकर्ता शाखा गया, उसको लेकर के उसको बर्खास्त कर दिया गया। ऐसी पंजाब में घटना हुई, ऐसी और भी बहुत सारी उदाहरण हैं जो अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं ये पहल तो खुद कर्मचारी ने की, करके इस प्रकार का निर्णय आया। और अभी हाल ही में जो गुरुवार को निर्णय आया है, वो भी एक पुरुषोत्तम गुप्ता जी ने इसी बात से व्यथित होकर के उन्होंने कहा कि साहब मैं जब रिटायर हो गया तब आके निर्णय आया, लेकिन अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। तो कहीं न कहीं इस निर्णय के बाद जो लोगों के मन में एक कसक थी वो दूर होगी और शासकीय कर्मचारी भी जो है वो बेधड़क शाखाओं में जा पाएँगे। कुछ कर्मचारी संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहा है। आखिर विरोध का कारण क्या है? मैंने पहले भी आपसे बात कही कि वो जो राजनीतिक दल कौन है? शुरू में ही आपने प्रश्न कहा था, मैंने आपको पहले भी जवाब दिया था, ये राजनीतिक दल कौन है जिन्होंने बैन लगाया? वो कर्मचारी संगठन कौन है? जो उनसे समर्थित हैं। क्योंकि अ, चाहे कर्मचारी संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, दो उनके 2 धड़े हैं, 2 अलग-अलग विचारधारा हैं, उसमें काम करती है। तो ये जो विचारधारा जो विरोध कर रही है, वो विचारधारा है जिसने इस कार्य के लिए प्रतिबंधित किया था और इस प्रतिबंध को हटते ही वो विचलित होती दिखाई दे रही है। संघ में ऐसे कौन से गतिविधियां चलती है, ऐसे के कौन से कार्यक्रम चलते हैं जिससे राष्ट्र का निर्माण हो और जो लोग उसमें गतिविधियों में भाग ले उनको एक कुछ नया सीखने को मिले? इसके लिए आपको शाखा जानी पड़ेगी, शाखा जाकर के आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ की जनसंख्या। और रही बात, आपने देखा कि सरस्वती शिशु मंदिर संचालित होते हैं विद्या भारती के द्वारा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखिए, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, नेचुरोपैथी हो, एक वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम की बात चल रही है, तो आरोग्य भारती कार्य कर रहा है। इसके अलावा देखिए संस्कार भारती, हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए संस्कार भारती लगातार कार्य कर रहा है। सेवा भारती, जो आप देखिए कि सेवा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है। वनवासी सेवा मंडल जो है वनवासी भाई बहनों के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकल्प हैं जो और संगठन हैं जो काम कर रहे हैं और उनकी अलग अलग भूमिका है। समाज में जागरूकता लाने के लिए उनकी एक अलग। कर्मचारियों को क्या फायदा होगा इसके गतिविधियों में भाग लेने, कैसे कार्यक्रमों में भाग लेने से? देखिए, किसी चीज़ से फ़ायदा और नुकसान नहीं होता। जब आप किसी चीज़ किसी राष्ट्र के लिए काम करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, तो किसी नफ़ा, अब यहाँ पे बैठ कर के जो काम कर रहे हैं अपने नफ़ा नुकसान के लिए नहीं कर रहे हैं। आप किसी चीज़ को डिलीवर करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपके मन में कुछ सैटिस्फैक्शन होना चाहिए, इसलिए कार्य करते हैं। तो ये वो सैटिस्फैक्शन जो लंबे समय तक जो वंचित कर्मचारी था, उसको प्राप्त होगा, यही उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसको चोरी-छुपे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो खुल कर के कह पाएगा कि मैं स्वयंसेवक हूँ। ये बहुत अच्छी बात रहेगी। बहुत 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 अच्छी बात कही है कि आज जो कर्मचारी पहले चोरी छुपे जाता था, वो आपको इस प्रतिबंध हटने के बाद संघ के कार्यक्रमों में, संघ की गतिविधियों में खुलकर हिस्सा ले सकेगा और किसी तरह का भय नहीं होगा। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे थे। चर्चा में हमने कई चीज़ों पर, कई सवालों से पर जानने की कोशिश की, बातचीत की। किसी मुझे ने कहा कि संघ एक सामाजिक संगठन है और बाकी उसमें वो राष्ट्र निर्माण की बातें सिखाई जाती हैं। बहरहाल दोस्तों, जो केंद्र सरकार ने संघ के जो शासकीय कर्मचारी थे केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, उन पर जो संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर जो प्रतिबंध लगाया था उसको हटाया है और इंदौर हाई कोर्ट ने भी इस निर्णय का स्वागत किया। आप केंद्र सरकार के इस निर्णय से कितने सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहाँ साहब आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जुबेर भाई। नमस्कार, जय हिंद।